दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये तीनों एग्जाम में इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे प्रश्न को याद रखिए। सबसे पहले दोस्तों हम इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद फिर हम आपका इसको थ्योरी पढ़ाएंगे। इसका थ्योरी आप जरूर देखिएगा, यदि थ्योरी देखिएगा तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन दोस्तों दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सब डिफिनेशन जो है पहले बता चुके हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है, यानी कि जिस दिशा में आपका बल है उसी दिशा में आपका विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पॉजिटिव होगा। यदि देखिए बल की दिशा में विस्थापन है तो किया गया कार्य का जो परिणाम होगा वो पॉजिटिव होगा, यदि विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होगा, तो निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य का जो परिणाम है वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य होगा। करके किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो यदि शून्य हो तो बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उस वस्तु पर वो कार्य जो क्या होगा, 1/4 होगा, दुगना होगा या फिर शून्य होगा। तो आपका शून्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का यदि विस्थापन जो है यदि शून्य हो जाता है तो जो बल द्वारा जो उस वस्तु पर किया गया कार्य होगा वो भी आपका शून्य होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बल किस दिशा में कार्य नहीं करता है, लंबवत दिशा, विपरीत दिशा, समान दिशा या फिर विपरीत ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लंबवत दिशा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, इससे आपका एक न्यूमेरिकल भी पूछेगा कि बल किस दिशा में कार्य नहीं करता है, तो लंबवत दिशा में। फार्मूला होता है दोस्तों, बल बराबर जो आपका एक फार्मूला होता है, किया गया कार्य बराबर फार्मूला होता है वो आपका Fs cos थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, Fs cos थीटा। यदि लंबवत रहता है तो यहाँ पर थीटा जो हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो जब यहाँ 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो ये सारा आपका जो है कि 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर किया गया कार्य जो होगा वह शून्य हो रहा है। इसीलिए बल की दिशा है वह लंबवत दिशा में किया गया कार्य नहीं करता है, सॉरी लंबवत दिशा में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रखिएगा कि बल किस दिशा में कार्य नहीं करता है, तो लंबवत दिशा में कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो दोनों का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो सूर्य है। ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो सूर्य है। ये सब क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो हम आप लोगों को 10th क्लास में भी बताए थे कि 10th का मैथ और साइंस यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो आपका है तैयारी समझिए तो 80% आपका तैयारी हो चुका है। यदि क्लास 10th का मैथ और साइंस अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो 20% सिर्फ आपका फोकस करना होगा न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो हम वो सब बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु को उसी गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, हाफ
mv² होता है। यह हो गया गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो यह फार्मूला को भी आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपका फार्मूला भी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पर्याप्त ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो पर्याप्त ऊर्जा है उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण पर्याप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? स्थिति में परिवर्तन के कारण जो पर्याप्त ऊर्जा है उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु द्वारा इसकी विन्यास में जो परिवर्तन के कारण जो आपका प्राप्त ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अस्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे भी अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन किसी तरह से आपका पूछेगा दोस्तों, टेक्निकल एग्जाम है आपका, इसका जो सही आंसर क्या होगा बस उसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कि वाट सेकेंड किसके मात्रक है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो वाट सेकेंड जो है कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कि वाट घंटा किसके मात्रक है? तो वाट घंटा जो है यह कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थ्योरी जिसमें पढ़ाएंगे उसमें पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति में, जो आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम की व्यू से। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है कार्य का मात्रक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ग जूल कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अर्ग हो गया, जूल हो गया एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया, वो कौन सी ऊर्जा को इकाई जो आपका ऊर्जा है यानी कि मात्रा को है जो कि प्रदर्शित करता है? तो यह आपका कैलोरी का जो है अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है। किस मात्रा को अधिकतम प्रदर्शित करता है? तो कैलोरी का, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लगा लाने पर निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या फिर शून्य रहती है या फिर नहीं बढ़ती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन भी होगा, बढ़ेगी। क्वेश्चन को समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लगाने पर निकाय की जो विद्युत स्थित ऊर्जा जो है वह बढ़ती है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है। तो घर्षण के जो विपरीत कार्य होता है वो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में करा कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रति इकाई, एक इकाई में समय में एक सेकेंड में किया गया कार्य जो है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है आपका। देखिए मॉडल सेट में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि घड़ी की जो चाबी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी की चाबी में यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि कन्फ्यूज कर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खींचा हुआ धनुष जो है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और घड़ी की चाबी में गतिज स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कि जब एक चलती हुई वस्तु को गति दुगनी कर दी जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे में चलती हुई वस्तु, मान लीजिए एक कार है,
कार चल रही है तो उस कार की जो गति को है दुगना हम कर देते हैं तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस कार की जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि जब एक चलती हुई वस्तु के संवेग दुगना, देखिए दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक सेट में आपका ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, इस दोनों को याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में करा है कि एक चलती हुई वस्तु के संवेग दुगना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो संवेग को हम यदि दुगना करेंगे तो उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपका 4 गुना होती है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा था, उसकी गति को दुगना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना होगी। यदि हम संवेग को भी दुगना कर देते हैं तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है वो 0.51 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.51, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कण जो है रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उस गति का जो ऊर्जा है वो कहाँ पर अधिक होता है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपका मध्य स्थित पर जो है अधिक होता है, यानी कि मिड, यानी कि बीच भाग में जो आपका है वहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य स्थित पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा होती है फिर भी किसका संवेग ज्यादा होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि एक चलती हुई कार और एक ट्रेन के इंजन दोनों समान वेग से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा जो है वह फिर किसका, सॉरी दोनों के इंजन के समान, दोनों के इंजनों का जो है समान गतिज ऊर्जा होती है तो फिर किसका संवेग ज्यादा होगा, कार का इंजन का या फिर रेल का इंजन का। ये क्वेश्चन को समझिएगा, तो इसमें जो आपका है आपका रेल का इंजन का जो संवेग है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रेल का इंजन जो है आपका ज़्यादा लोड लेके चल रहा है कार का इंजन के अपेक्षा। ठीक है, तो इसका संवेग किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो रेल का इंजन हो जाता है। यही कहता है दोस्तों, कार और साइकिल, कार भी और साइकिल दोनों चल रहा है, सेम गति से चल रहा है, दोनों में से किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो कार का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझिएगा क्योंकि कार जो है कि साइकिल की तुलना में वह ज़्यादा माने कि आपका पावरफुल पावर के साथ चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से रेल का इंजन है और कार का इंजन, तो इसमें ज़्यादा पावर के साथ जो चल रहा है वो रेल के इंजन चल रहा है, इसीलिए स्पीड दोनों का सेम है लेकिन पावर एक है जो आपका कार और रेल के इंजन में, दोनों में आपका अंतर है, कि जिसका ज़्यादा पावर होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई पिंड है उस पिंड का गतिज ऊर्जा को हम 4 गुना कर देते हैं तो उस पिंड का जो संवेग है वह संवेग आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि इस गतिज ऊर्जा का जो आपका संवेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम गतिज ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो संवेग आधा होगा, यदि हम संवेग को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आधा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को आपका व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर से 20 मीटर के विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा कार्य होगा। अभी भी हम फार्मूला बताए थे, कार्य के बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। इसमें बल कितना है, तो 40 न्यूटन है तो 40 होगा, गुना एस आपका डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन 20 मीटर हो रहा है तो 20 होगा, गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, यहाँ से काटेंगे 10 होगा, 40 दहे के कितना होगा 400 होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही होगा 400 जूल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस फार्मूला को याद रखिएगा, किया गया कार्य बराबर फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर, कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, इस सबको पता होगा कि एक HP बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं,
ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन प्रकार होते हैं, तो वो हम आपको थ्योरी पेपर जिसमें स्टार्ट करेंगे थ्योरी क्लास, उसमें आपको बताएंगे और वह दोनों प्रकार के डिफिनेशन भी बताएंगे, ठीक है, कि वो दोनों प्रकार कौन कौन होते हैं, उसका क्या डिफिनेशन है, उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका दोस्तों कार्य ऊर्जा और शक्ति का ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं थ्योरी से पहले। इसके बाद जो आपका आएगा कार्य ऊर्जा और शक्ति, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसमें हम जो भी आपका थ्योरी पढ़ना होगा उसे हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपका कहीं भी दिक्कत ना हो। और ये 30 क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत हुआ है, समझने में लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर भी इसमें हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो कमेंट व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थ्योरी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद होगा थ्योरी वाला वीडियो देखने पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।